बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज दूसरा रोज़ा है और 3 मार्च है। नाज़रीन कराम, इस वक्त सिचुएशन ये है, आलमी सतह पर कुछ ऐसी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं कि ऐसे में पाकिस्तान को एक इंतहाई मजबूत, एक शानदार क़यादत की ज़रूरत थी। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जो मुल्क के असल वारिस हैं, जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीत कर आए हुए हैं, जो इस मुल्क के असल हुक्मरान जिनको होना चाहिए था, या तो वो दरबदर हैं, या वो रूपोश हैं, या वो जेलों के अंदर हैं, या अपनी इज्जतें बचाते फिर रहे हैं, और जो क्लाउन्स थे उनको मसनद इख्तिदार पर बिठा दिया गया है। अब सिचुएशन ये है कि दुनिया आपका इंतजार नहीं करती है कि आपके यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं तो फिर उस हिसाब से जो तगैराती तब्दीलियां हैं वो हो रही हों। दुनिया बस अपनी धुन में चलती रहती है। अब सिचुएशन ये है कि आलमी सतह के ऊपर एक बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है। इस वक्त अमेरिका के अंदर बातें हो रही हैं कि यूएनओ को, यानी कि यूनाइटेड नेशन असेंबली को तोड़ दिया जाए, नेटो को खत्म कर दिया जाए, या कम से कम अमेरिका नेटो से निकल जाए। और ये बिल्कुल दुनिया के अंदर एक अपनी नौयत का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक अनोखा वाकया होगा। ऐसी सिचुएशन में जहां पर पाकिस्तान को एक बड़ा शानदार लीडर चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान अल्टीमेटली इस सारे मामलात से अफेक्ट होने जा रहा है। जिनको अंदाजा नहीं है कि अभी मतलब सिचुएशन किस तरफ जा रही है। अभी तो हम मैं किसी जात पात में नहीं पढ़ता, लेकिन किसी वो गांव के मरासी की तरह की हमारी सूरत हाल हुई है, जिसे पूछता किसता ही कोई नहीं है। जो डिसीजंस में, यानी कि जब इमरान खान थे, आप उस वक्त की सिचुएशन देखिए कि उस वक्त क्या क्या हो रहा था। इमरान खान क्या क्या बात कर रहा था। इमरान खान सऊदीया के और ईरान के मामलात आपस में दुरुस्त करवाने की बात कर रहा था। मैं उस वक्त पाकिस्तान का किरदार अदा आपको बता रहा हूँ। कतर के और सऊदीया के आपस के मामलात खराब थे। इमरान खान उनमें चीज़ों को जो है ना वो मामलात को लेकर जाने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, जिसकी मैशत आप देखिए, जिसकी इकॉनमी की सूरत हाल आपके सामने है, उस वक्त इमरान खान क्या कर रहा था। नाज़रीन कराम, रूस और अमेरिका के दरमियान जो मामला था उसमें वो बिल्कुल न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा था, यानी कि यूक्रेन और रूस वाले मामले के अंदर बिल्कुल न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा था। इस किस्म की विजनरी क़यादत चाहिए थी आपको उस वक्त, जब इमरान खान नाज़रीन कराम एक इसी पाकिस्तान की, इसी मुल्क, ये कोई नया मुल्क नहीं है जहां पर आकर ये नमूने बैठे हैं, ये वही मुल्क है। उस वक्त इमरान खान क्या कर रहा था नाज़रीन कराम? उस वक्त इमरान खान ये कर रहा था कि एक इस्लामिक, यानी कि वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ा था, बल्कि एक चैनल बनाने की बात कर रहा था जहां पर वो मलेशिया को अपने साथ ले रहा था, जहां पर टर्की को अपने साथ ले रहा था। यानी उस वक्त की सिचुएशन देखिए और आज पाकिस्तान की सूरत हाल देखिए, जब आपका वज़ीर आज़म जो है वो छतरी पकड़कर जो यूएई का वली अहद है उसके ऊपर खड़ा होता है और एक मसखरे जैसी हंसी हंसता है, तो आपको शर्म नहीं आती है? आपको अंदाजा नहीं होता? मतलब मुझे तो बहसियत पाकिस्तानी बड़ी शर्म आई यार, के यानी ये आज से 3-4 साल पहले तक हम वही मुल्क थे ना। यानी कि मैं आपको बात बताता हूँ, बात दूर निकल जाएगी, खबरें मेरे पास काफ़ी सारी हैं आपके साथ आज शेयर करने के लिए। अहमद फरहाद की बीवी वाला क्या मामला हुआ, किस तरह से उनके साथ बदतमीज़ी की गई और किस तरह से उन्हें जज ने जो है ना वो गंदी ज़बान इस्तेमाल की कि भाई दिखाओ कहाँ कहाँ पर तुम्हारे पर तशद्दुद हुआ है, कपड़े उतारने की क्या बात हुई। इमरान खान की सेहत के हवाले से भी खबर है, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी खबरें बहुत ज़्यादा हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन मैं इस वक्त आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है और हम कहाँ पे खड़े हैं। मुझे याद पड़ता है कि नाज़रीन कराम, मैं एक दफ़ा दुबई से जा रहा था ओमान में, जो ज़मीनी रास्ते से, तो रास्ते में अगर आप ज़मीनी रास्ते से जाएं तो एक बॉर्डर आता है, उसे कहते हैं हाता बॉर्डर। हाता बॉर्डर को आपको क्रॉस करना होता है, तो वहाँ पर आप इमिग्रेशन करवाते हैं। वहाँ पर मैंने महसूस किया कि पाकिस्तानियों को कुछ ज़्यादा ही टाइम लगाया जाता है। तो मैंने अपने जो होस्ट हैं उनसे शिकवा किया। मैंने कहा यार यहाँ पर पाकिस्तानी, यानी कि मैं देख रहा हूँ इंडियंस को बड़ी जल्दी जल्दी जो है ना वो फैसिलिटेट किया जा रहा है, पाकिस्तानियों को उतना को खास तो वो केटर नहीं करते हैं। तो कहते हैं भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊँ, जब यूएनओ के अंदर इमरान खान ने स्पीच की थी ना, तो ये सारे मुसलमान इतने खुश थे, यार ममालिक के हर जगह के, यानी कि वो इतने खुश थे। कहते हैं मैं बजाते खुद एक दफा इस बॉर्डर से गुजरा तो होता क्या था, आवाज आया करती थी, आवाज दी जाती थी, इमरान खान दिस साइड, इंडियंस दिस साइड, यानी कि इमरान खान, यानी कि पाकिस्तान वाले इस साइड पे हो जाए और इंडियंस इस साइड पे हो जाए, और पाकिस्तान वालों को ज्यादा जल्दी जल्दी जो है वो वहां से इमिग्रेशन करवा दी जाती थी। तो सूरत हाल नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम इंतहाई इररेलेवेंट है दुनिया के अंदर, और इसका नुकसान हमें हमारी सोच से ज़्यादा होने जा रहा है। मैं मिसाल देता हूँ कि अभी एलॉन मस्क, आपको पता है कि अमेरिका के अंदर कोई भी आइडिया को जो है ना वो इनिशिएट करना होता है, एलॉन मस्क लेके जाते हैं। एलॉन मस्क अब परसों से, जब से ये ज़ेलेंस्की वाला मामला हुआ है, वो कोड ट्वीट्स कर रहे हैं, उन ट्वीट्स को जिनके अंदर ये बात की जा रही है कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसको तोड़ देना चाहिए और कम से कम एज नेटो से हमें बाहर आ जाना चाहिए। यानी नाज़रीन कराम,
इसका मतलब क्या है पाकिस्तान के लिए? मैं चलें आपको सादा कर देता हूं कि पाकिस्तान के लिए किस तरह से ये इफेक्टिव होगा। देखिए नाज़रीन करम, इस वक्त पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ, खास तौर पर भारत के साथ जो कुछ भी करता है, इस वक्त हम ना एक तीसरे फरीक की तरफ जरूर देखते हैं। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस भाई, जब भी हमारी कश्मीर के मामले के ऊपर बात होती है, हम क्या कहते हैं? हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ, भाई उनकी जो वहां पर करारदाद मंजूरी थी उसके मुताबिक हल करो। इसका मतलब यह है कि जहां भी कभी डिस्प्यूट होगा तो वहां पर एक तीसरा फरीक है जो आपके दरमियान सालसी का किरदार अदा करता है, जो आप सबको कंट्रोल में रखता है। जब ये तीसरा फरीक बीच में से खत्म हो जाएगा, आपको यूएनओ से पहले जो सूरत हाल थी, यानी कि अपनी तई आप लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उस वक्त बड़ा मैटर करेगा। फिर भारत की जारहियत को रोकने के लिए कोई तीसरी पावर नहीं है। उस वक्त ऐसी सूरत हाल में आपको एक स्ट्रांग क्यादत चाहिए होती है। अभी तो पीटीआई खुलकर कह रही है, वो कहती है जी उस वक्त जो मतलब पीटीआई ने खुद इसके ऊपर ट्वीट किया है कि उस वक्त जो चीफ थे यानी कि जनरल बाजवा, उनके बारे में बड़ी अजीबोगरीब बातें उन्होंने लिखी हैं। उन्हें वो यार सादिक साहब की बातें वो कोट कर रहे हैं कि वो पसीना आ रहा था, फलाना आ रहा था। वो कहते हैं नहीं, इमरान खान साहब ने जो है ना, वो ये मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ जो वो कोट कर रहे हैं, इमरान खान ने ऑर्डर दिए थे और वो सारा जो है वो मामला हुआ था, यानी कि जो कुछ फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। तो कहने का मतलब है एक ऐसे मूवमेंट के ऊपर जब यूएनओ टूटने की बात हो रही है, जब वो सिक्योरिटी को वो अपना नेटो से निकलने की बात कर रहे हैं, तो हम किस जगह पे खड़े हैं? हम खड़े हैं अंडे के ऊपर। नाज़रीन करम, हमारी सिचुएशन है इस वक्त 0/0, अंडा बटा अंडा। आपने जो इस मुल्क के असल वारिस हैं वो 576 दिन से आपने जेल में डाले हुए हैं, ठीक है? आज 576वां दिन है, इमरान खान जेल के अंदर है। तो आप फिर आपके मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है जब अवामी नुमाइंदों के साथ इस तरह से किया जाए। तो ये इस वक्त की बड़ी ज़रूरी इस वक्त की सिचुएशन है कि मुल्क के अंदर को मजबूत क़यादत हो। इस तरह जो छतरियाँ लेके घूमते फिरते हैं वो तो मुल्क भी अल्लाह माफ़ करे छतरी बना देंगे। तो ये सूरत हाल है। अच्छा नाज़रीन करम, दूसरी खबर, शायर अहमद फरहाद साहब की बीवी के बारे में मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि क्या हुआ और किस तरह से हुआ। देखिए, शाइस्ता कुंडी साहबा के सामने केस लगा हुआ है। शायर अहमद फरहाद जो हैं, ये बड़ा तगड़ा शायर भी है। इसने पिछले दिनों में भी कुछ शेर लिखे हैं। हम तो मालिक हैं, हु आर यू, ठीक है? आपको पता है जब आर्मी चीफ ने तकरीर की थी हु आर यू वाली, तो उसके ऊपर भी उन्होंने शायरी की। और अहमद फरहाद वैसे भी बड़ा तगड़ा दबंग शायर है और बड़ा शानदार इन्होंने पिछले दिनों काम किया। अब अहमद फरहाद के ऊपर पिछले कुछ लंबे अरसे से एक शदीद प्रेशर है। वो ये है कि भाई तुम चुप हो जाओ। ऑलरेडी पता है अहमद फरहाद को अगवा भी किया गया था। अब जब अहमद फरहाद चुप नहीं करा तो अहमद फरहाद की बीवी को एक झूठे कत्ल के मुकदमे के अंदर फंसाया गया है। अब अहमद फरहाद साहब को उस पर कहा गया आप खामोश हो जाइए। फिर पता चला जी अहमद फरहाद की बीवी के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, यानी कि ठीक ठाक तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और इसके ऊपर अहमद फरहाद ने आकर अपने ट्विटर छोड़ने का भी ऐलान किया। वो साइड पर हो गए और उनकी आवाज़ को खामोश करवा दिया गया, उनकी बातों को उनकी बोलती बंद करवा दी गई। और फिर अफसोसनाक सूरत हाल पता चली कि वो बेचारा किस कर्ब से गुजरा होगा ना, कि इतना इतना रेजिलियंट आदमी, इतना तशद्दुद सहने वाला आदमी जो एजेंसियों की मार खा कर नहीं टूटा, वो अचानक से कैसे टूट गया। तो वो उसके पीछे वजह यह है कि जनाब वो जब अहमद फरहाद की बीवी ने जज शाइस्ता कुंडी के सामने आकर बताया कि जनाब मेरे पे तशद्दुद हो रहा है, यानी कि मुझे मारा जा रहा है, तो भरी अदालत के अंदर शाइस्ता कुंडी साहबा कहती है ज़रा दिखाएं अदालत को आप पर कहाँ तशद्दुद हुआ है। यानी कि क्या करे वो शरीफ औरत, क्या कपड़े उतार के दिखाए? यानी कि इस हद तक बात की जा रही है। यानी आप क्या कह रही हैं? वो यानी कि वहाँ पर जो मौजूद रिपोर्टर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि बड़े ही करख्त और अजीब और जड लहजे के अंदर उन्होंने ये बात की कि दिखाएं आपको। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि पूरा सिस्टम मिला हुआ है, सबके सब मिले हुए हैं, सबके सब की अंदर की गाटियां रली हुई हैं, सबके सब जो है ना वो एक ही तरफ देखते हैं, एक ही तरफ से हदायत ले रहे हैं। तो ऐसे में एक शरीफ आदमी का, आपको पता है जब बात बीवी बच्चों पर आ जाती है, जब बात घर की खवातीन के ऊपर आ जाती है, तो इंसान खामोश हो जाता है। तो शायर अहमद फरहाद ने इसके बाद जो है वो खामोशी की ही रानी। नाज़रीन कराम, इसके अलावा मैं आपको बता दूं तीसरी बड़ी खबर है, पाकिस्तान के अंदर IMF आ रहा है, ठीक है? मैंने बताया ना इंटरनेशनल बहुत तब्दीली, IMF ने आकर अगली किस्त आपको देनी है। IMF की किस्त के बाद ये तय होगा कि आपका अगला बजट क्या बनेगा। IMF ने कुछ शराइत पे रखनी है, इससे पहले वो अपने नुमाइंदगान को भी उन्होंने भेजा था। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मौजूदा क़यादत है वो मुकम्मल सरेंडर करने जा रही है, यानी कि अगले बजट के अंदर मैं आपको ये बात बता दूँ, एक महंगाई का मज़ीद तूफ़ान आने वाला है, एक मज़ीद तूफ़ान आने वाला है। और इनकी क्या औकात है, मैं बता रहा हूँ ना कि ये किस किस्म के लोग हैं, ये किस किस्म के लोग हैं जो अभी आपके सरों के ऊपर बिठाए गए हैं। इसकी मिसाल मैं आपको एक और ख़बर से देता हूँ। सहाफ़ी जाहिद हसन साहब, इन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है
کہ جنرل باجوہ سے کہتا ہے، میں نے شاہد حسن صاحب کہتے ہیں میں نے جنرل باجوہ سے پوچھا یہ کیا، تو جنرل باجوہ نے مجھے بتایا کہ میں نے شہباز شریف سے پوچھا یہ منی لانڈرنگ والا معاملہ یہ کیا ہے، تو شہباز شریف صاحب میرے سامنے تسلیم کیا کہ وہ سارے بچوں سے غلطی ہو گئی ہے، یعنی کہ ان کے بچوں سے اربوں روپے کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اربوں روپے کی غلطیوں والے یہ لوگ آج پاکستان کے اوپر بٹھا دیے گئے ہیں، اور پھر یہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے تنخواہ نہیں لیتے ہو. بھائی تنخواہ نہیں لیتے تو اربوں روپے کے گھپلے کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بڑی ڈرامے بازی ہے. جی ہم تنخواہ نہیں لیتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم فلاں نہیں کرتے، ہم ڈھمکا نہیں کرتے. یہ بھی ناظرین کرام بہت بڑی ڈرامے بازی ہے جو ہے نا وہ یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک اور خبر ناظرین کرام رمضان کے بعد فارورڈ بلاک کے سامنے آنے کی ہے، اور اس بارے میں جو بیرسٹر عقیل ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی خواہش ہے، آپ کی سازش ہے، آپ کی خبر ہے، تو انہوں نے کہا جی تینوں سے ملے، یعنی کہ سازش بھی ہے، خواہش بھی ہے، خبر بھی ہے اور کوشش بھی ہے. وہ سب طریقے سے جو ہے وہ ایک فارورڈ بلاگ لے کر آ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، 576 دن سے وہ شعر قید ہے. کیا فرق پڑتا ہے، رہے نام اللہ کا. آپ نے جو پہلے فارورڈ بلاگس بنائے ان کا کیا ہی فرق پڑا. محمود مولوی استعفیٰ دے کے چلا گیا، وہ سائڈ لائن ہو گیا. اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ مزید فارورڈ بلاگس بن جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اب تک کی خبریں، امید کرتا ہوں ناظرین کرام یہ خبریں آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوں گی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.